Good evening, guys. So, in this session, I am going to start Coulomb's law. Coulomb's law, which is a very important topic for electrostatics, and it is involved in almost all electric field potential. इसके टेक्निक होते हैं, हर जगह इन्वॉल्व होते हैं. And now I request you to revise at least force for class 11, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे Coulomb's law में इसके. तो आइए स्टार्ट करते हैं Coulomb's law. Coulomb's law, जैसा कि आप जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये जानते हैं. लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात होती है तो ये फोर्स से क्लियर होता है, और वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है दो सिमिलर चार्जेस में, उसको देता है ये Coulomb's लॉ. तो सबसे पहले अगर ये करें कि एक सपोज एक चार्ज यहाँ पर है, दिस इज Q1, एंड एक सेकेंड चार्ज है यहाँ पर, दैट इज Q2. नो, और इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R. R is the distance between the two charges. So, force between 2 point charges at rest, you can write force between 2 point charges at rest. This is for point charges only. Force between 2 point charges at rest is given by नंबर 1. सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. दैट इज, इसको हम लोग ये कहेंगे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, राइट. सेकेंड, inversely proportional to you write B, inversely proportional to square of the distance between them, inversely proportional to square of the distance between them, and we can say that this force is inversely proportional to 1 by R square, right. C. now आप मैक्सिमम बुक्स में देखेंगे कि यही केवल डिफिनीशन है, लेकिन इसमें ये होगा C में आप यू कैन राइट इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. जैसे ये देखेंगे इसमें कि अगर ये कोई चार्ज है, अगर सपोज दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इधर होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, और इस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इस लाइन के अलोंग होगा, राइट. तो या अगर अट्रैक्शन होगा तो इसी लाइन के अलोंग होगा, और इस पर इस लाइन के अलोंग होगा, राइट. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. एंड in D you can write it is attractive if charges are unlike, it is attractive if charges are unlike, and repulsive if like, and repulsive if like, राइट. तो ये दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ द Coulomb's लॉ. और इसमें अगर ये हम करेंगे कि 1 और 2 को देखिए, A एंड B को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वी हैव A प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखेंगे यहाँ पर हम. नाउ यहाँ पर कोई भी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसको ए से डिनोट करेंगे, ए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. तो F इज इक्वल टू ए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. नाउ वेयर A इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड डिपेंड्स ऑन A is constant of proportionality and depends on number one
system of units. A depends on system of units, and number 2, nature of the medium, and nature of the medium between two charges, right? A is constant of proportionality and it depends on system of the unit and nature of the medium between two charges, right? तो अब देखिए इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं हम. जैसे हमने बोला कि ये ए की चीज पर डिपेंड करता है. नाउ दिस ए इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो जैसे इसको हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे. अगर मान लीजिए कि सबसे पहले हम ले रहे हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं कि ए इक्वल टू, इसमें ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है. इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज सिंपली Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. अब ये देखिए इसमें हम लोग ये करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ये Q1 और Q2 ये दोनों की क्या यूनिट होती है, दोनों की यूनिट होती है स्टेट कूलम, राइट. सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में Q1 और Q2 दोनों की यूनिट होती है स्टेट कूलम और R की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर. तो इस समय जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, डाइन, राइट. तो अगर Q1 Q2 को हम स्टेट कूलम में एक्सप्रेस करेंगे, R को सेंटीमीटर में, तो फोर्स हमको डाइन में मिलेगा. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस और इन द फॉर्मूला यूज फॉर फोर्स द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1 यानी सिंपली F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. नाउ इन केस ऑफ SI यूनिट और MKS, हम ये कहें MKS और SI यूनिट, दिस A इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस A इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. और इसको नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, राइट. तो परमिटिविटी, अब परमिटिविटी के बारे में आपको जस्ट बताते हैं कि व्हाट इज परमिटिविटी. जैसे देखिए किसी भी मटेरियल की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको कांस्टेंट से हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे सपोज ये कोई मटेरियल बॉडी है, ये कॉपर की बॉडी है सपोज, और इसको अगर इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो हमको दो चीजें चाहिए, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी. बस इन दो चीजों से ये मालूम हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या है, राइट. अगर सपोज ये कोई ग्लास का बना होता, अगर इसका हमको ऑप्टिकल बिहेवियर स्टडी करना होता, ऑप्टिकल बिहेवियर, तो क्या करते हैं, इसकी अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसी काम की नहीं होती. हमको क्या करना पड़ता है, इसका लेना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिमिलरली एक परमिटिविटी और फ्री परमिटिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उस मटेरियल को चार्ज करना इजी है या डिफिकल्ट है, राइट. अगर जितना ही ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ही चार्ज करना उसको इजी होगा, और परमिटिविटी अगर कम रहेगी तो उसको चार्ज करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. फॉर एयर को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, और मेटल के लिए परमिटिविटी, जैसे इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगता है, वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए मेटल को चार्ज करना बहुत ही आसान होता है. तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट. अभी देखिए अभी तक हम लोग कूलम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे थे, और तब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्स लॉ के लिए. देखिए इसी सेट के लिए हम बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R. तो ये क्या हो जाएगा, दिस F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. अब देखिए अब यहां पर हम करेंगे इसमें कि फोर्स, तो ये तो दिस विल गिव ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, लेकिन फोर्स एक वेक्टर है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा यहाँ पर. अब यहाँ पर 1 बाई 4 पाई, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये टर्म एप्सिलॉन नॉट है
the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter, राइट. इसकी यूनिट होती है फराड पर मीटर. तो ये हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड पर मीटर. एसआई यूनिट में इसकी यही वैल्यू होती है, राइट. नाउ अब कुछ ऐसी चीजें हम बताना जा रहे हैं. हम आपको बता रहे थे कि फोर्स क्या है. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है. तो अगर इस केस में आपको फोर्स बताने जाए, हम वेक्टर नोटेशन यूज करने जाए इस केस में, तो हमको जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर हमको एक ईटा वेक्टर लिखना पड़ेगा, या सिंपली हम ये क्या है रेडियस वेक्टर लिखना पड़ेगा. रेडियस वेक्टर क्या है, या एक बेटर है, इसको जनरल डायरेक्शन हम देते हैं. आपको लिखना पड़ेगा ईटा कैप. लिखिए वेयर ईटा कैप इज यूनिट वेक्टर, where eta cap is unit vector in the direction of force. Where eta cap is unit vector in the direction of force. अब देखिए जैसे यहाँ पर हम ये लेंगे, ये हमारा r है, ये रेडियस है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हमने लिया है, दिस डायरेक्शन इज ईटा कैप. इस डायरेक्शन को हमने लिया है ईटा कैप. तो ईटा कैप में देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर ईटा कैप का वैल्यू लिखेंगे हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा कैप, तो दिस ईटा कैप विल बी इक्वल टू, देखिए ये डायरेक्शन है जहां से हम देखते हैं कि ये आर है. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर आर, ये वेक्टर आर along the line joining two charges and divided by magnitude of this vector r, right. तो यहाँ पर अगर हम इस ईटा कैप का वैल्यू लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ईटा कैप का वैल्यू लिखेंगे सेकंड स्टेप में, तो ईटा कैप को आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर से आप रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ इसको अगर आर डिवाइडेड बाई, तो दिस इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर, और मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या होगा, इट इज नथिंग बट आर. तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आर मिलकर के क्या हो जाएगा आर क्यूब. तो फाइनल फॉर्मूला हो गया हमारा फोर्स का, दिस इज आर क्यूब. देखिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, राइट. तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म है. दिस इज फॉर्मूला फॉर वेक्टर फॉर्म. अब एक एक करके हम इसको ये करते हैं. अगर मान लीजिए कि उस समय क्या होगा, जब हमारा जनरल फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में ही लिखते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये क्या है, जब दोनों चार्जेज एयर में हैं, व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज, जब दोनों चार्जेज ये एयर में है तो उस समय के लिए फोर्स का ये फॉर्मूला है. नाउ अब इस केस में हम क्या कहते हैं कि इसी सिचुएशन में हम यहाँ पर इन दो चार्जेज के बीच में एक ऐसा मीडियम डाल देते हैं. सब कुछ वही है, सारा सिचुएशन यही है. दो चार्ज के बीच में एक ऐसा मीडियम डालते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, राइट. एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में. तो अब देखिए, इफ देयर इज ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बिटवीन द टू चार्जेस, देन एफ क्या हो जाएगा, एफ मीडियम क्या हो जाएगा, दिस एफ मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा यहाँ पर. दिस इज डाई इलेक्ट्रिक एंड दिस इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अगर वेक्टर फॉर्म में होता है तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये सीधा हम ये करते हैं. नाउ तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से क्या हो रहा है कि सिंपली अगर इस चीज को हम देखें, इस चीज को ये देखिए, ये यहां से ऐसे, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, दिस इज फोर्स इन एयर. तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस, दिस इज एफ एयर, यही जो था डिवाइडेड बाई के. तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया कि द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम, फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम क्या हो गया, दिस इज Fm. तो Fm क्या हो गया हमारा, एफ एयर बाई के, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट. तो यहां पर लिखिए कि इन ए मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेज k times
in a medium the force between two charges decreases k times where k is dielectric constant of the medium, right? अब ये देखिए मीडियम का बिहेवियर, इसमें एक चीज हम और ये करें कि इस फॉर्मूला में आपने देखा कि दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझें। यहां पर देख रहे हैं कि Q1 पर जो फोर्स ये बहुत ही ज्यादा, फिगर ये हो गया है, फिर से इसको बना लेते हैं। ये देखें, नाउ दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दिस डिस्टेंस इज R। तो देखिए फोर्स के बारे में एक चीज हम बता रहे हैं कि आपने फोर्स का एक और एक फॉर्मूला लिया है एयर में, दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2/R², राइट? ये स्केलर फॉर्मूला है। अब यहां पर एक चीज हम बता दें कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो क्या इतना ही फोर्स करेगा? Q1 Q2 पर अगर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? या Q2 अगर Q1 पर, ये Q2 अगर Q1 पर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए यहां पर एक और एक एक्सप्रेशन है, इसलिए अगर इस चीज को हम डिनोट करें कि F12 अगर मान ली कि सपोज दोनों पॉजिटिव हैं तो F12 माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको अगर हम डिनोट करते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो ये क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट? दिस इज F12 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग, ये 2-1 ये हो जाएगा, तो दोनों इक्वल ऑपोजिट है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ फोर्स 1-2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ फोर्स 2-1 एंड इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R², राइट? ये देखिए ये R² है, दिस इज Q1 Q2/R²। तो इस चीज का ध्यान रखिए, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, राइट? क्योंकि देखिए एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट है। अब मीडियम की हम बात कर रहे थे कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स k टाइम्स डिक्रीज हो जाता था, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द मीडियम। अब इसमें हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मेटल स्लैब इंट्रोड्यूस करें हम, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मेटल स्लैब इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा फोर्स का? जैसे ये देखिए कि जैसे इसमें k इंट्रोड्यूस करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब मान लीजिए कि अगर T थिकनेस का एक मेटल स्लैब यूज कर रहे हैं हम, इसकी डिस्टेंस तो R ही है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है, और ये T थिकनेस की एक मेटल डाल दिए इसमें, राइट? तो मेटल का क्या रोल होगा, मेटल का क्या बिहेवियर? हम जानते हैं कि मेटल क्या करेगा, चार्जेस को यहाँ पर अलाइज करेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस कर देगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस कर देगा ये। तो मेटल का रोल हुआ कि इट विल डिक्रीज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट? इट विल डिक्रीज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और अब आपको हम यहाँ पर ये करते हैं कि कितना लिख लीजिए कि द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, the introduction of dielectric slab between the two charges, the introduction of dielectric slab between two charges decreases the force k times। जैसे हमने बताया कि ये Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस R है, और इसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो F के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था? F के लिए एक्सप्रेशन आया था दिस इज 1/4πε0 K Q1 Q2/R², राइट? अब देखिए, अब हमारा कहना है कि रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमने ये कहा कि ठीक है, अगर हम पूरे ये में नहीं डाले, हम मान ली कि हाफ मीडियम में R तो है ही है, अगर हम ये R/2 तक, ये जो देखिए
R/2 है यहां तक, ये R/2 लेंथ तक हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया K का, और R/2 ये एयर में ही है, राइट। R/2 एयर में, अब हमने हाफ स्पेस में ही डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब क्या होगा इसमें, तो देखिए हम देख क्या रहे हैं, इसको सिंपल लॉजिकली हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेज द फोर्स, और फोर्स हम देख रहे हैं कि Q1 Q2 वही है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस देखें, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग लॉजिकली ये सोच सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू चार्जेज ये इंक्रीजेज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्टिक्स में ये लॉजिक यूज करते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पास करती है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या हो जाती है, इट इज C बाई म्यू, ये डिक्रीज कर जाती है, राइट। हम ये करते हैं, और इसको हम करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस T है, लाइट के मीडियम में ये आता है, यहां से ऐसे लाइट जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि वेलोसिटी उसकी वही है, और तब मानते हैं कि चूंकि वेलोसिटी एक्चुअली कम होता है, कम होने से क्या टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम लोग इसको डिफरेंट वे में समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ये ट्रांसपेरेंट स्लैब ये क्या करता है, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ा देता है, चूंकि टाइम ज्यादा लगता है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, म्यू टी, जो इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ करके म्यू टी हो जाती है, राइट। जैसे आप एक अच्छे रोड पर चल रहे होते हैं और एक मान लीजिए कि कीचड़ में, दलदल में चल रहे होते हैं, ओब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी कीचड़ में। तो अगर हम ये कहें कि ठीक है आप उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको लॉजिकली बोल सकते हैं कि इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग कीचड़ में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ए गुड ग्राउंड, राइट। तो ये इन चीजों को हम लोग समझें कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करता है, वो इफेक्टिव डिस्टेंस को बढ़ा देता है। और इन दोनों फॉर्मूला में, जैसे देखिए ये अगर एयर के लिए हम करें तो एयर के लिए ये होता है, और मीडियम के लिए क्या होता है, दिस इज 1/4πε0 K, दिस इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें, ये देखिए कि सारे टर्म वही है, यहाँ पर है R स्क्वायर और यहाँ पर है KR स्क्वायर। तो हम ये कहें लॉजिकली कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, इसकी जो और दो चार्जेज एयर में थे उनकी डिस्टेंस ये R थी, इसको हम R इफेक्टिव कहें, तो R इफेक्टिव का स्क्वायर कितने के बराबर रहता है, इट इज इक्वल टू KR स्क्वायर। अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम रखते हैं तो हम ये कहेंगे कि R इफेक्टिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू KR स्क्वायर, क्योंकि यही टर्म होता है, सारा फॉर्मूला तो वही है, राइट। तो इसको हम ये करेंगे एंड दिस विल गिव R इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना, √K ऑफ R। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसी लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे कि अगर मान लिया कि मीडियम को फुल्ली भर दिया डाई इलेक्ट्रिक से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक रहता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक के चलते √K टाइम्स बढ़ जाएगा, K ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट। एक चीज देखिए, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा हमारा R इफेक्टिव इज इक्वल टू √KR। अब आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ये देखिए, सारा चीज तो वही है, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव स्क्वायर, राइट, R इफेक्टिव स्क्वायर। और R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो हमने बताया यहाँ पर देखिए R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू जितना दूर मीडियम है डाई इलेक्ट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा √KR, तो √K इंटू R/2 है, R/2 डिस्टेंस तक ये मीडियम K है, अब प्लस एयर कितना है, तो एयर तो 100% लेंगे R/2 तक, तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दिस इज √K प्लस 1 इंटू R/2, राइट। तो ये हो गया आपका ये R इफेक्टिव, और Q1 Q2 सारा वैल्यू दिया रहेगा, ये दे करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए अब ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो गया, ये आईटी का प्रॉब्लम हो गया, समझे। नाउ अब इसको और फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में अगर मान लिए कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इसी पर हम चलते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस R है। और मान लीजिए कि इसमें हमने क्या किया कि एक T थिकनेस की मेटल स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, मेटल स्लैब जिसका थिकनेस है T, राइट। तो नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ऐसे केस में क्या होगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर मेटल हम ये करें तो अगर मान लीजिए कि नेचर कुछ भी नहीं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, मेटल में 100% होता है आपको, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सिंपली ये क्या करता है कि जो भी ये चार्जर रहेंगे उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, राइट। तो ये कहेंगे कि मेटल इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल स्लैब बिटवीन द टू चार्जेस, इट सिंपली डिक्रीजेस द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और वो डिक्रीज कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल स्लैब बिटवीन टू चार्जेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल स्लैब बिटवीन टू चार्जेस, introduction of metal slab between two charges decreases the effective distance between two charges, decreases the effective distance between two charges by an amount equal to thickness of the metal। तो यहाँ पर R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर R इफेक्टिव हो जाएगा सिंपली D माइनस T। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा इस केस में, F इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज Q1 Q2 बाई ये हो गया R माइनस T, सॉरी दिस इज R माइनस T है, टोटल डिस्टेंस R है और ये T है, तो दिस इज R माइनस T का होल स्क्वायर, राइट। तो ये सब कंसेप्ट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अब बार बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आता है कि हेडिंग डाल लीजिए, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम जान चुके हैं कि एफ क्या होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो सीधे यहां से एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स नीचे आ जाएगा, अब 4π का तो कुछ होगा नहीं, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, दिस इज Q1 Q2 Q स्क्वायर, इसको हम लोग ये करें Q स्क्वायर, दिस इज Q स्क्वायर बाई FR स्क्वायर, राइट। और Q को क्या लिख सकते हैं, IT, तो ये हो जाएगा IT का होल स्क्वायर यानी I स्क्वायर T स्क्वायर, और फोर्स का क्या लिख सकते हैं, दिस इज MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 फोर्स हो गया, और इंटू L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3, राइट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, m का पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L देखिए, L का पावर कितना हो जाएगा, नीचे में 3 है ऊपर में नहीं है, तो दिस इज -3, और T देखिए, T यहाँ पर नीचे में -2 है तो ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो T टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं तो एक और डायमेंशन इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी जस्ट हम ये करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फैक्टर का आपको निकालना है डायमेंशन, और ये कई एक बार आया भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए जिसको हम लोग इसका डायमेंशन, अगर एक तो ये तरीका हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल करके और एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर का डायमेंशन निकाल लें, एक तो मेथड है जिससे आप निकाल लेंगे, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक टर्म है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस टर्म इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
एनर्जी डेंसिटी, राइट, और एनर्जी डेंसिटी, और इसको डिफाइन ये करते हैं हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो इसलिए इस टर्म का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mlt माइनस 2, देखिए ये फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर करेंगे तो इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो एल से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसी आदत डालिए आप डायमेंशन निकालने की। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया फोर्स mlt माइनस 2, देखिए mlt माइनस 2 ये फोर्स हो गया, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये करेंगे तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यू। अब ये देखिए एल क्यू से ये एल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2, देखिए एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये टी माइनस 2, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखिए इसमें एक और भी आता है, एक डायमेंशन की जब बात कर रहे हैं तो दूसरा टर्म आता है ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर क्या है, बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इसको बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे ये परमिटिविटी है वैसे ही है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अभी देखिए बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट भी ये भी चीज है, इसका भी डायमेंशन होता है, इसका भी डायमेंशन होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं यही चीज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसलिए जब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका भी डायमेंशन यही हो जाएगा, ध्यान रहे हाफ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन वही होता है जो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और इसका डायमेंशन वही हो जाएगा कितना, ml माइनस 1 एंड टी माइनस 2। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डायमेंशन की बात है तो इससे रिलेटेड हम लोग ये कर लें। अब देखिए प्रॉब्लम को और कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि दो चार्जेज हैं, एक चार्ज Q1 Q2, इनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इफेक्टिव डिस्टेंस का इनके बीच की डिस्टेंस R है, और मान लीजिए कि हाफ तक यहां पर इसमें भरा गया है एक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K1, और यहां तक भरा गया दूसरा मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K2, राइट। ये मान लीजिए कि ये R/2 K1 है और R/2 K2 है। तो बस करना कुछ नहीं है, इसमें आपको R इफेक्टिव निकालना होगा, और R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, √K1 इंटू R/2 और प्लस √K2 इंटू R/2, ये कॉमन ले लिया तो दिस इज √K1 प्लस √K2 इंटू R/2। तो F क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव स्क्वायर, जहां R इफेक्टिव का वैल्यू है A। तो इस चीजों पर आप बहुत अच्छे से इसको हम लोग ध्यान दें, समझे। तो इस तरह से हमने ये किया। अब आपको यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जैसे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले यूनिट हमने क्या देखा, देखिए यहां पर ये देखा कि हमारा था F इज इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ये निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट तो कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज Q स्क्वायर यानी कूलम्ब स्क्वायर, Q स्क्वायर मीन्स कूलम्ब स्क्वायर
और ये फोर्स नीचे आ जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा, ये यहां जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा न्यूटन, राइट। और ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर का कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये SI यूनिट हो गई। दिस इज 1 यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्या कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी यूनिट को, एक तो यूनिट ये हो गई, अब इसी यूनिट को हम चेंज कर रहे हैं, कूलम स्क्वायर को कूलम इंटू कूलम कर देते हैं, राइट। और ये देखिए न्यूटन मीटर में मीटर स्क्वायर को न्यूटन मीटर एक साथ ले लिया हमने, देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर एक साथ ले लिए, इंटू मीटर कर लिया मीटर स्क्वायर को, राइट। तो ये सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखिए ये कूलम, यहां पर ये करेंगे न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा जूल, तो इस न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल पर मीटर। तो दूसरी यूनिट हो गई इसकी जूल इंटू मीटर, कूलम स्क्वायर बाई जूल इंटू मीटर, राइट। अब यहां से देखिए और भी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज सेकेंड यूनिट, कूलम स्क्वायर बाई जूल बाई मीटर, राइट। अब थर्ड यूनिट की बात करें, देखिए जैसे ये जूल है वर्क डन का और ये कूलम है, तो आप पढ़े हो पोटेंशियल, दिस इज W बाई Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो W बाई Q, तो ये क्या हो जाएगा जूल बाई कूलम, तो जूल बाई कूलम ये हो जाएगा V, तो कूलम बाई जूल क्या हो जाएगा 1 बाई V, तो इसको हम लिख सकते हैं ये, और जूल बाई कूलम को 1 बाई V, यानी V नीचे हो गया, तो ये थर्ड यूनिट हो गई हमारा कूलम बाई वोल्ट इंटू मीटर, कूलम बाई वोल्ट मीटर, राइट। और फोर्थ यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि C बाई B, ये C बाई B क्या होता है, आप कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू CV, राइट, Q इज इक्वल टू CV। तो ये कैपेसिटेंस है, दिस इज कैपेसिटेंस, ये चार्ज, राइट। तो ये चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कूलम बाई, अगर यूनिट वाइज लिखें Q इज इक्वल टू CV, तो हम कैपेसिटेंस का क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस दिस इज इक्वल टू Q चार्ज बाई वोल्ट, तो C बाई V को हम लिख सकते हैं क्या कैपेसिटेंस, दैट इज फराड। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज फराड पर मीटर, एंड दिस इज थर्ड यूनिट, एंड दिस इज फोर्थ यूनिट। तो दीज आर द वेरियस यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग देखते जाए। आजकल मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ रहा है, समझे ना, इधर फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, जैसे इधर ए में दे रहा है, यहाँ पर ABC करके देता है, ABCD, और इधर PQRS ऐसे दिया रहता है सब, और इस समय यूनिट का दे देगा कि यहाँ पर दे देगा परमिटिविटी और फ्री स्पेस, और दो चार इधर ये रहेंगे, तो आपको मोर देन वन चॉइस भी इसमें देखना होता है। तो इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैचिंग टाइम में सारे यूनिट को कैसे कोरिलेट करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें एक और चीज आता है, यूनिट ऑफ K, ठीक है, यूनिट ऑफ K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम क्या जानते हैं कि हमने देखा कि F मीडियम क्या होता था, दिस इज F एयर डिवाइडेड बाई K। तो यहां से हम K को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू दैट इन मीडियम। यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं K को कि K इज नथिंग बट रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड इन एयर टू दैट व्हेन दे प्लेस्ड इन मीडियम, और ये दोनों फोर्स का रेशियो है, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और कहीं पर इसी चीज को जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर करते हैं, कहीं पर K की जगह एप्सिलॉन आर करते हैं, जिसको भी बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इंटू ईयर को परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, जो ईयर K की जगह होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि एप्सिलॉन नॉट आर का भी डायमेंशन वही हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का हो जाएगा, राइट। अब आइए कुछ डिस्कशन ऑन कूलम्स लॉ हम करते हैं, डिस्कशन ऑन कूलम्स लॉ, राइट। हेडिंग डालिए डिस्कशन ऑन कूलम्स लॉ। ये टॉपिक CBSE टाइप है, राइट।
नाउ लिखिए, द लॉ इज एनालॉग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द लॉ इज एनालॉग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कूलम्ब्स लॉ की हम बात करें तो क्या होता है, दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या होता है 1/4πε0, और के भी लिखते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या होता है, G। नाउ दिस इज M1 M2 बाई r², राइट। तो अगर इन दोनों फोर्स को हम कंपेयर करें, आपको ये बता देते हैं, तो देखिए यहां पर ये जो कांस्टेंट है 1/4πε0, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁹ SI यूनिट में। और ये जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। तो इसका वैल्यू बहुत है, इसलिए द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। अगर SI यूनिट की बात करेंगे, यूनिट मास लेते हैं, 1 kg मास लें, 1 kg मास लें, तो फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। ये इट इज इक्वल टू 10 अगर 1 kg मास और ये ले लेते हैं, 2 मासेज ले लेते हैं हम, ये 1 kg का हो गया और ये दूसरा मास हो गया भी 1 kg का, और इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लिए 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1 मीटर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, राइट। और यहां पर अगर इसकी हम बात करेंगे कि 2 चार्जेस ले लें, Q1 Q2, 1 कूलम का, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, और R 1 मीटर ले लें, तो फोर्स कितना हो जाएगा, दिस इज 9 × ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो दिस इज 9 × 10⁹9, राइट। तो आप ये देखेंगे, यहीं से हम कंपेयर करेंगे, अगर यहां से निकालें FE बाई FG, तो और कुछ तो नहीं, ये कितना हो गया 9 × 10⁹9 हो गया ये, और ये हो गया 6.3। अगर 6 भी करते हैं रफली ये करने के लिए तो -11, तो देखिए ये हो गया आपका 1.5, अप्रोक्सीमेट हम कर रहे हैं, जस्ट एक राउंड फिगर, कि ये दिस इज 1.5 और ये कितना हो जाएगा 10⁻20। देखिए ये हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁻20, ये FE बाई FG होता है। इसका मतलब ये आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो ये एक चीज ये हो गया कि इलेक्ट्रिक, पहला पॉइंट हमारा हुआ इसमें कि नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मान लें कि जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। नंबर 2 सेकंड कंपैरिजन की पॉइंट है। अब ये देखिए, चार्ज 2 तरह के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या हो सकता है, इट मे बी अट्रैक्टिव एंड इट मे बी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स बिटवीन टू मासेज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट। तो फोर्स बिटवीन टू मासेज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। सी कंपैरिजन की बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सारा चीजें चल रहा है। यहां पर आप ये कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस कॉलम में आप कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जस्ट सीबीएसई का ये आप जानते हैं इस चीज को, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइंड कर दे रहा हूं। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन K, दैट इज नेचर ऑफ मीडियम 1/4πε0 K × Q1 Q2 बाई r²। और ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के, राइट। अब आइए कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करते हैं। यू राइट द प्रॉब्लम। नाउ two charged spheres were suspended
In the ceiling of a lift, two charged spheres were suspended. In the ceiling of a lift, from a common point with the thread, of equal length. जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज है एक दूसरा, और ये दोनों चार्जेस अगर मान लीजिए कि शुरू में, अगर जस्ट माइंडफुली इनको समझने के लिए हमने ये किया कि इस पर चार्ज था Q1 और इस पर चार्ज था -Q2, अगर ऐसा भी कुछ मान लेते हैं, चार्जेस दिया नहीं है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम दे सकते हैं कि अलग अलग नेचर के चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं, कोई भी केस लेंगे. टू चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड इन द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट. ये दिस इज द कॉमन पॉइंट लिफ्ट का है, विद द थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ. ये दोनों लेंथ इक्वल है. इफ द रोप ऑफ लिफ्ट वेयर ब्रोकन, फाइंड नंबर 1 आपको निकालना है एंगल बिटवीन spheres, angle between the thread, ये आपको निकालना है. एंड नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दो चीजें आपको निकालनी है. टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है आपको, और एंगल बिटवीन थ्रेड. नाउ इसमें कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले देखिए, अब चार्ज स्फीयर नहीं दिया है. अगर मान लीजिए कि दोनों चार्जेज निगेटिव ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो नेट चार्ज इन पर क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q1 -Q2. अब डिपेंड करता है Q1 -Q2, ये इसकी दो पॉसिबिलिटी है. ये निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि अगर Q1 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, और Q2 ज्यादा है तो ये निगेटिव होगा. मतलब फाइनल चार्जेस इन दोनों स्फीयर पर जो टोटल चार्ज कैपिटल Q होगा, ये या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा. तो जब आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, तो ये स्फीयर क्या करेंगे, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से फैलेंगे, ऐसे इन दोनों में फैलेंगे. और ये दिया हुआ है, मतलब जब ये दोनों स्फीयर ऐसे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, टच करने के बाद में इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये नॉर्मली ऐसे ये करेंगे, ऐसे. अब इनमें देखिए, यहां इनका फोर्स वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता, और इधर इन दोनों के बीच में ये Q1, अब जो भी होगा, अगर मान लीजिए कि दोनों आइडेंटिकल हैं, Q चार्ज हो गया, तो इधर Fe लगेगा, इधर भी Fe लगेगा. अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when rope of lift broken, देखिए आप ये जानते हैं, जब लिफ्ट ऑफ रोप ब्रोकन होता है तो क्या होता है, इट इज इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, और तब इसका जो वेट है वो 0 हो जाता है. ये mg 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, और दोनों चार्जेस, एक इधर चला जाएगा और दूसरा चार्जेस इधर चला जाएगा, राइट. तो ये अगर मान लीजिए आइडेंटिकल चार्जेस है, तो दोनों चार्जेस इधर हो जाएगा, राइट. तो ऐसे केस में अब देखिए, ये एल है, डिस्टेंस टू एल. अगर Q चार्ज है इन पर, तो इन पर लगने वाला टेंशन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग इज 180 डिग्री. जब लिफ्ट ब्रोकन हो जाएगा तो वेट तो काम नहीं करेगा mg, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग हो जाएगा 180 डिग्री. ये कैंसिल हो गया. और टेंशन क्या हो गया, टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू 9 × 10⁹. अगर वो मान लेते हैं Q है, तो दिस इज Q² बाई 2L का होल स्क्वायर, दैट इज 4L². सो दिस विल बी द आंसर, राइट. ये एक अच्छा पार्ट है. तो कूलम्ब्स लॉ पर हमने अभी किया. नाउ सेकंड पॉइंट लिखिए कूलम्ब्स लॉ पर, द फोर्स इज सेकंड पॉइंट लिखिए, द फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन